भारत सरकार ये कह रही है शहजाद जी कि हम दोनों देशों से अच्छा संबंध चाहते हैं, लेकिन देश के अंदर ही आपने उमर अब्दुल्ला साहब को सुना, वामपंथी नेता हैं जो एक एक करके कह रहे हैं कि इजराइल के वो खिलाफ हैं और जो ईरान पर हो रहा है वो गलत है। ऐसे में ये बैलेंसिंग एक्ट कैसे चलेगा? देखिए, हम बैलेंसिंग एक्ट के पक्ष में नहीं है, हमने भारत का पक्ष रखा है और भारत के हितों के साथ हम आगे हैं। बताइए, एक के साथ हमारा टेक्नोलॉजी का रिश्ता है, टेरर के खिलाफ लड़ने का रिश्ता है, दूसरे के साथ हमारा ट्रेड का रिश्ता है, तेल का रिश्ता है, दोनों ही हमारे मित्र हैं। और आज आप देखिए, जो सबसे बड़ा परिवर्तन हुआ है कि एक समय पर हमारी पॉलिसी थी नॉन अलाइनमेंट की, आज नॉन अलाइंड से हम ऑल अलाइंड हो चुके हैं। इसीलिए आप देखिए कि रशिया से हम S-400 भी खरीदते हैं, तेल भी खरीदते हैं, और यूनाइटेड स्टेट्स से हमें प्रेडेटर ड्रोन भी मिलता है। हम रशिया के साथ SCO में भी है और दूसरी तरफ हम क्वाड का भी नेतृत्व करते हैं। हम लोगों को आज ईरान ने हमारे 1000 बच्चों के लिए पहली बार किसी देश के लिए एयर स्पेस खोला है, किसी और देश के लिए अभी तक नहीं हुआ है, यह भारत के लिए किया गया है। और दूसरी तरफ हम इजराइल के साथ प्रिंसिपल पोजीशन है कि हमास आतंकी हमला करता है तो हम इसके खिलाफ है। तो मुझे तो लगता है ये ऑल अलाइंड पॉलिसी। और देखिए, कल तक ये लोग क्या कह रहे थे, G7 का न्योता नहीं आया, G7 का न्योता भी आया और पहली बार कनाडा ने भारत की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को मानते हुए खालिस्तानियों को आतंकी है और नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है ये कहा। ये 1985 के बाद भी, कनिष्का बॉम्बिंग के बाद भी नहीं कहा था। पहली बार आप देखिए किस प्रकार से हम लोग की जो पॉलिसी है कि ये कह रहे थे मालदीव्स में फेल हो गए, जो मुइजू इंडिया आउट के नाम पर कैंपेन चलाते थे, आज वो कहते हैं कि भारत क्लोजेस्ट एलाय है। जब श्रीलंका में एक वामपंथी वहां पर सरकार चुनकर आई, विवेक जी कान खोलकर सुन लीजिए, पहला देश जो दिशानायके जी गए चुनने के बाद वो चाइना नहीं गए, वो भारत आए और कहा भारत मेरा सबसे अच्छा मित्र है। तो मुझे लगता है कि आज वो लोग राजनीति कर रहे हैं। देखिए, यूक्रेन रशिया में, अब मैं विवेक जी से पूछना चाहता हूं, कांग्रेस लगातार कह रही थी रशिया के खिलाफ वोट कर दो, रशिया के खिलाफ वोट कर दो। हमने कहा हम पीस के साथ खड़े रहेंगे, ये युद्ध का नहीं, ये बुद्ध का जमाना है। और आज देखिए कि यूक्रेन के साथ भी हम बातचीत कर सकते हैं, रशिया के साथ भी कर सकते हैं। अमेरिका के प्रेसिडेंट रशिया के साथ नहीं कर सकते, उनकी बातों को नहीं माना जाता। और अगर आप देखेंगे, चाइना जो है वो यूक्रेन के साथ नहीं बात कर सकता। इसलिए इंडिया आज एक स्वीट स्पॉट पर है। पर मैं पूछना चाहता हूं विवेक जी और कांग्रेस पार्टी से, इनकी नीति क्या थी? ये हमेशा सरेंडर कर देते थे, दबाव में आ जाते थे। आज तो हमने सीधे सीधे ट्रंप को बता दिया कि नो थर्ड पार्टी इंटरवेंशन, हमने सीधे सीधे बता दिया कि किस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर जारी है। पर इनके जमाने में 1994 की घटना है कि यूनाइटेड स्टेट्स के दबाव में हमने न्यूक्लियर टेस्ट रोक दिया था, और जब वाजपेयी जी की सरकार आई तब हमने न्यूक्लियर टेस्ट करवाया। क्यों आपने सरेंडर कर दिया था? सरेंडर की बात वो करते हैं जिनके कैलेंडर में हर सरेंडर लिखा है। 1971 में हमारे पास 93,000 प्रिजनर ऑफ वॉर थे। उस समय पर POK भी लिया जा सकता था, उस समय पर हम करतारपुर साहब भी ले सकते थे। बाबू जगजीवन राम ने बोला था, परंतु 93,000 सोल्जर रिटर्न करने के बाद, 15,000 स्क्वायर किलोमीटर रिटर्न करने के बाद हमने कुछ नहीं किया। यूनाइटेड नेशंस के दबाव में सीज फायर कर दिया। आज सीज फायर नहीं, आज हमने मुंह तोड़ जवाब दिया है और ये पूरी दुनिया को हमने डंके की चोट पे कहा। ठीक है, हमारा रिश्ता ऐसा है कि हम हर मुल्क से, और आज भी इस युद्ध के बीच में हम इजराइल ईरान दोनों से अगर मीठा संबंध रखते हैं तो एक तरफा होने की क्या जरूरत है कि ईरान ईरान इजराइल नहीं? देखिए अंजना जी, ये जो विदेश नीति है ये प्रभाव से बनती है, प्रचार से नहीं बनती है। अफसोस इस बात का है कि नरेंद्र मोदी जी ये प्रचार मंत्री ज़्यादा हैं और प्रधानमंत्री कम है। जहाँ देखे तो उसका प्रचार। और हुआ क्या, इन्होंने प्रचार किया, ट्रंप से 35 मिनट बात की और कितना हो हल्ला कर दिया। डंका पति ने ऐसा डंका बजा दिया कि हर आदमी उसकी चर्चा करने लग गया। लेकिन 5 घंटे के बाद क्या हुआ, वो ट्रंप पापा फिर आए मीडिया पे और ट्रंप पापा ने क्या कहा कि ये युद्ध विराम मैंने कराया है और ट्रेड को लेकर के कराया है। ये तमाम सारी बातें हैं। क्यों नहीं हमारे डंका पति एक ही बार ट्रंप को बोल देते, भाई प्रॉक्सी क्यों वापर रहे हैं आप, विक्रम मिश्री को क्यों यूज कर रहे हैं? जब एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति खुलेआम बोल रहे हैं, 15-15 बार बोल रहे हैं, तो आपका तो 56 इंच का सीना है ना भाई। 56 इंच के सीने का क्या फायदा? तो ये तमाम सारी चीजें हैं जिसके ऊपर नरेंद्र मोदी जी ने 35 मिनट बात की। लेकिन उन्होंने ये बात नहीं की कि आप बार बार क्यों बोल रहे हो मेरे देश की साख गिर रही है। उन्होंने ये नहीं उल्लेख किया कि हावर्ड लुटनिक ने एफिडेविट दिया और उसने एफिडेविट में लिखा है कि ये युद्ध विराम जो हुआ है ये ट्रेड और ट्रंप की वजह से हुआ है। वही उनकी विदेश मंत्रालय की जो महिला थी, जो चीफ स्पोक्स पर्सन थी, उसने भी वही कहा। और माइकल कुरेला क्या कहते हैं, सेंट्रल कमांड के जो कमांडर हैं, पाकिस्तान हमारा फिनोमिनल पार्टनर है।
और नरेंद्र मोदी जी आपत्ति नहीं दर्ज कराते 35 मिनट में भी। फिनोमिनल पार्टनर मतलब लाजवाब पार्टनर, जो FATF में था, जो ग्रे लिस्ट में था, जो डॉक्टर मनमोहन सिंह की वजह से ग्रे लिस्ट में आया और अभी ग्रे लिस्ट से बाहर हो गया। क्यों नहीं आपने ये आपत्ति जताई कि आप हमको हाइफनेट मत करिए पाकिस्तान के साथ? क्यों नहीं आपने आपत्ति जताई कि यूनाइटेड नेशन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसके अंदर वाइस चेयरमैन बना दिया पाकिस्तान को? क्यों नहीं आपने आपत्ति जताई कि वर्ल्ड बैंक का लोन उसको मिलता है, IMF का लोन युद्ध चलते मिलता है? आपने ये भी आपत्ति नहीं जताई कि वर्ल्ड बैंक के साथ साथ ADB बैंक का लोन उनको $800 मिलियन का मिलता है। यानी ये क्या पॉलिसी है आपकी? ये विदेश नीति है, ये कूटनीति है। ऐसी कूटनीति पर दुनिया हंस रही है और वो ट्रंप मजे ले रहे हैं प्रधानमंत्री के फोन के। इसके बाद फिर वो वापस आ जाते हैं। ठीक है, एक बार ईरान इजराइल पर भी थोड़ा 2 लाइन तो बोल दीजिए, मतलब क्या ये पॉलिसी सही है? क्योंकि ये बहस और यही बातें हम लोग कई सप्ताह से अब सुन रहे हैं, लोग भी, मतलब ईरान और इजराइल पे। बिल्कुल, इसमें बहुत ध्यान से चलना चाहिए हमको। हाँ। भारत देश की जो नीति है, हाँ, उसको हमें एक तरफा भी नहीं हो जाना चाहिए, लेकिन मतलब हमको ये तमाम सारी चीजें जो चल रही हैं आज, लेकिन जिस तरह से पैलेस्टाइन के अंदर, हम तो पहले पैलेस्टाइन के साथ में ही थे ना, अभी नरेंद्र मोदी जी की सरकार भी थी 2015 में, जो उनका झंडा लहराना था यूनाइटेड नेशन में, तो हम साथ में खड़े थे। भी लेके आई थी जय फिलिस्तीन। वो तो ठीक है, मैं तो कह रहा हूं कि प्रियंका जी बैग लेके आई थी, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने 2023 में भी युद्ध विराम पर साइन किया था ना, आपने वोट दिया था ना। तो हमें बहुत ध्यान से कॉशियसली इसमें चलना पड़ेगा। ठीक है, रागी साहब जल्दी से माइक उठाइए। देखिए, पैलेस्टाइन के मामले पर हमको ध्यान रखना चाहिए कि हम लोगों ने बहुत समर्थन किया पैलेस्टाइन पे और पूरी दुनिया करते आ रही है, लेकिन कोई भी उसके साथ, जिसको कहते हैं ना जुबान से समर्थन करना, कोई उसके साथ आकर के वाकई में कोई खड़ा नहीं होता। क्योंकि जब भी इजराइल के खिलाफ वोटिंग की बात आई है, वहाँ पर अमेरिकन और जो फ्रांस, इंग्लैंड, सब ने वीटो कर दिया है। दूसरी बात, महत्वपूर्ण बात है कि ईरान और इजराइल, यदि आपको दोनों आपके मित्र हैं, लेकिन यदि आपके पास बरबस यदि चुनाव करना पड़ जाए तो आप क्या करेंगे? आप उसी के पास जाएंगे। सब राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हितों के बारे में सोचते हैं। राष्ट्रीय हित के अतिरिक्त विदेश नीति में और कोई चीज होती ही नहीं है। ये बड़ी बड़ी लफ्ज़बाजी, ये ह्यूमन राइट्स, अरे सबसे ज्यादा तो स्टालिन ने मरवाया, माओ ने मरवाया, सबसे ज्यादा कत्लेआम हिटलर के बाद यदि दुनिया में किसी ने किया है तो इन वामपंथियों ने किया है, और यही ह्यूमन राइट का झंडा लेकर के घुमा फिरते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स, ये सारे के सारे फालतू चीजें होती हैं। जितने डिक्टेटोरियल रिजिम्स हैं उसको सबको अमेरिका शरण दे करके रखता है। जितने तानाशाह है उसको अमेरिका, और अमेरिका कहता क्या है? हम डेमोक्रेसी के साथ खड़े होते हैं। खाक तुम डेमोक्रेसी के साथ खड़े होते हैं? तुम सारे पाकिस्तानी जनरल्स के साथ होते हो अमेरिका। इसलिए भारत को चुनाव करना है कि इस युद्ध में वो कहां खड़ा हो, तो निश्चित तौर पर उसे भारत को आप मत भूलिए कि ऑपरेशन सिंदूर के समय इजरायल ने आपको बहुत सपोर्ट किया, टेक्निकल इनपुट, इंटेलिजेंस इनपुट सारे। और ये जितने अरब के मुस्लिम कंट्री है ना, एक भी भारत के साथ खड़ा नहीं हुआ है क्राइसिस में। मैं फिर बता रहा हूं, इंक्लूडिंग ईरान। 1971 के वार में ईरान ने पाकिस्तान को खुलकर समर्थन दिया था, मिलिट्रिली समर्थन दिया था, डिप्लोमेटिकली समर्थन दिया था। आज हमारे उसके साथ एक ट्रेड है, हाँ। उस ट्रेड को हमको बचाना है। उसके कारण, और चूंकि ये जो अरब वर्ल्ड है, इनमें खुद ही अपनी नेतृत्व के लिए, एक समय इजिप्ट उसका नेतृत्व करना चाहता था, पाकिस्तान बम के आधार पर पाकिस्तान करना चाहता था, मक्का और मदीना के आधार पर सऊदी अरब डोमिनेट करना चाहता था, और चौथी ताकत जो है वो सियाहों की ताकत जो है वो जो है वो ईरान करना चाहता है। इस्लाम के अनुसार ज्यूज दुश्मन हैं, ये किसी से आप यदि पढ़ें तो आप इसका जिक्र जान लीजिए। और यही कारण है कि 2500 किलोमीटर दूर बैठा, जिसके साथ न बॉर्डर शेयर करता है, उस इजराइल के बारे में ईरान कहता है कि तुमको अस्तित्व ही, तुम्हें रहने का अधिकार ही नहीं है। ठीक है, अगर खामेनेई खुलकर ये कहते हैं कि यहूदियों को जीने का अधिकार नहीं है, उनका खात्मा होना चाहिए, तो फिर अपने अस्तित्व, अपने एग्जिस्टेंस के लिए क्यों न लड़े इजराइल? देखिए, इसमें 2 चीजें हैं। माइक ऊपर कीजिए। हाँ, पहली चीज तो ये है कि इन्होंने बड़ी बात करी, नया भारत। ये नया भारत वाजपेयी का भारत नहीं है।
आप सब स्टूडेंट्स हैं, बैठे हैं, और आप लोग जाइए और रिसर्च करिए और गूगल पे जाइए और सुनिए कि अटल बिहारी वाजपेयी ने उस वक्त जब वो प्रधानमंत्री थे पैलेस्टीन पे क्या स्टैंड लिया था। ही स्टूड फॉर पैलेस्टीन, और उन्होंने कहा भारत समर्थन देगा कि पैलेस्टीन को उसकी जमीन मिले। और इनकी तरह नहीं, आज नया भारत है, इजराइल राष्ट्रहित ऊपर होता है। भारत ने हमेशा मॉरल स्टैंड लिया है, जो ताकतवर है वो मॉरल स्टैंड लेता है। नॉन अलाइंड थे, अब ऑल अलाइंड हो गए, फिर एवरी अलाइंड हो जाएंगे, ऑल इज फाइन हो जाएंगे। ये क्या शब्दों का हेरफेर है भाई? अरे भाई आप सीधा बोलिए, यस वी आर इंडिया, दिस इज आवर स्टैंड। टुडे यू हैव नो स्टैंड। और पाकिस्तान को अमेरिका के राष्ट्रपति ने बुलाया, उसके फौजी जनरल को। यह पहली बार हुआ इतिहास में जब किसी प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट के बजाय फैक्चुअली इनकरेक्ट। चार जनरल जा चुके हैं अमेरिका, they were presidents of Pakistan. Yahya Khan was the president of वामपंथी बिना पढ़े आ जाए, ऐसे कैसे हो सकता है? Sorry madam, Please. they went in the capacity as presidents. Yahya Khan was the president, Musharraf went as the president, nobody went as an army general. ये पहला आदमी है जो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के बावजूद he has gone as an army general. क्यों? क्योंकि पाकिस्तान ने, मुझे दुख होता है कहने हुए, जो हमें करना चाहिए था इंडिया को, वो पाकिस्तान ने फॉरेन नीति में किया है। दे आर प्लेइंग अ प्रोएक्टिव रोल विद ईरान, विद अमेरिका, नॉर्थ कोरिया हो गया, चाइना हो गया, कम्युनिस्ट कंट्रीज हो गई, पाकिस्तान। और ये डर है अमेरिका को और इजराइल को कि अगर पाकिस्तान खड़ा हो गया ईरान के साथ और न्यूक्लियर सप्लाई किए, तो शायद विश्व के अंदर जो आगे सत्ताएं होंगी वो अलग तरीके की होंगी। ये काम भारत कर सकता था। वी हैव एवरीथिंग, वर्ल्ड क्लास आर्मी, न्यूक्लियर वॉरहेड्स, सशक्ति है, लोग हैं, टैलेंटेड मैन पावर है, लेकिन हमारा नेतृत्व कमजोर है। We never do the stand. There is no stand. देखिए एक सेकंड मैं अपनी बात रख देता हूँ। मुझे बहुत खुशी होती है जब वामपंथी जो 62 में भारत की सेना को खून देने के लिए इनकार करते थे, वो वर्ल्ड क्लास आर्मी बोलते हैं। तो इससे बेहतर क्या हो सकता है? ये नया इंडिया है। सुन लीजिए सर, मैंने आपके रिक्वेस्ट के साथ गद्दारी। मिस्टर आगे। दूसरी बात, वामपंथी वाजपेयी जी को कोट करने लगे तो इससे अच्छे दिन कहां आ सकते हैं? परंतु अपने नेताओं को कोट करो जो कल तक यूएस को इंपीरियल पावर बोल रहे थे, आज बोल रहे कि यूएस के साथ क्यों नहीं हम लोग मिल जाते। सुन लीजिए, और बोला कि मॉरल पावर होना चाहिए। अच्छा जी, तो आपने पैलेस्टाइन का दुख देख लिया। चाइना सबसे ज्यादा मुसलमानों को मारता है, तोप लगा लगा के मस्जिदें तोड़ता है। सुन लीजिए, आई रिक्वेस्ट यू, बीच में नहीं। तीसरी बात, मॉरल स्टैंड की बात हुई। मुझे एक बात बता दीजिए, जब सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर चढ़ाई कर दी, अफगानिस्तान पर टेक ओवर कर दिया था, इन्वेड किया था, तब भारत का क्या स्टैंड था? आप चाहते थे कि भारत अफगानिस्तान में यूएसएसआर के खिलाफ स्टैंड ले? लेफ्ट पार्टी का स्टेटमेंट दिखा दीजिए मुझे कि उस समय क्या स्टैंड था इनका। जब चेकोस्लोवाकिया पे यूएसएसआर ने चढ़ाई कर दी थी, क्या भारत ने उस पर कोई कंडेमनेशन रखा था? उस पर हमें का लेफ्ट पार्टी का स्टैंड देख लीजिए। वो कहते थे कि अफगानिस्तान में टेक ओवर करना सोवियत यूनियन के द्वारा बिल्कुल सही स्टैंड है। और आज देखिए किस प्रकार का स्टैंड हो जाता है, क्योंकि उनको धर्म देखकर अपनी फॉरेन पॉलिसी तय करनी है। आखिरी बात, हमने तो साइप्रस जाकर, मोदी जी साइप्रस गए। साइप्रस की विशेषता यह है कि 1974 में टर्की ने साइप्रस का बहुत बड़ा हिस्सा कैप्चर कर लिया, तो हमने वहां पर मॉरल स्टैंड लिया। पर इन तीनों ने मिलकर कहा कि साइप्रस के साथ क्यों खड़े, टर्की के साथ क्यों नहीं खड़े? और आखिरी बात, मॉरल स्टैंड की जहां तक बात है, तो एक और चीज की, सैन्य कुटाई तो की हमने, कूटनीतिक कुटाई की हमने, जलबंदी भी की, आईडब्ल्यूटी सस्पेंड किया। लेफ्ट पार्टी आईडब्ल्यूटी के सस्पेंशन के साथ में खिलाफ है। मैं बोल देता हूं, अब मैं 10 सेकंड, हाँ या ना बोलिए ना, एक एक करके बोलते हैं। सारे पॉइंट हो गए। आईडब्ल्यूटी क्यों सस्पेंड कर दिया? ये इनका असली साइप्रस, ये पहुंचे साइप्रस, हमारे प्रधानमंत्री पहुंचे साइप्रस, बड़ा डंका बजाया गया, साइप्रस पहुंच गए। वहां पे टर्की के साथ साहब एक वो हो रहा है। साइप्रस वो जगह है जहां पे स्विट्जरलैंड और स्विस बैंकों के बाद सबसे ज्यादा ब्लैक मनी पूरे विश्व के नेताओं का पार्क होता है। और कौन से बिजनेस हाउस की फैमिली वहां की नागरिक है, बच्चों खुद जाकर के ढूंढो। वो अडानी साहब हैं कि अंबानी साहब हैं कि कौन से साहब हैं, और क्यों वहां पे पहुंचे हैं आप, और क्या खासियत है साइप्रस की, फाइंड इट आउट। और आप क्या सोचते हैं, आप जाकर के साइप्रस विजिट करेंगे तो टर्की आपसे कांपेगा? इट इज अ रॉन्ग फॉरेन पॉलिसी। दूसरी बात पे आइए साहब, जब वहां पे लंच पे बुलाया गया पाकिस्तान के जनरल साहब को, तो आपने कोई जनरल साहब हमारा सेना अध्यक्ष सड़क का गुंडा, उनके लिए जनरल साहब। सुनते जाइए, अब आप सुनते जाइए। आपने उसको काउंटर करने के लिए उस अलाइनमेंट को क्या कोई कदम उठाया? आपके पास कोई कदम नहीं है। अगर ईरान और इजराइल का लड़ते हैं, न्यूक्लियर वॉरफेयर होता है, भारत का क्या स्टैंड होगा? कोई स्टैंड है? कोई स्टैंड क्लियर नहीं है, आपका। एवरी नेशन जनरल पे जवाब दे दूं, जनरल पे जवाब 10 सेकंड, क्योंकि आप लोग का 10 सेकंड बहुत लंबा होता है। ऐसा है कि
आज की तारीख में विवेक श्रीवास्तव मानते हैं कि ईरान और इजराइल के कॉन्फ्लिक्ट के दौरान पाकिस्तान का भाड़े के मिलिट्री पर्सनल की तरह इस्तेमाल होना अमेरिका के द्वारा और ईरान के खिलाफ जाना, अगर यह अच्छी फॉरेन पॉलिसी है तो मैं पूछना चाहता हूं कि यूनाइटेड स्टेट्स ने इंडो पाक वॉर के दौरान आर्म्स दिए थे पाकिस्तान को, यूएसएस एंटरप्राइज न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी भेजी थी पाकिस्तान के बचाव में, उन्होंने वहां पे बांग्लादेश में जो हमारे हिंदुओं के साथ अत्याचार होता उसको कंडेम करने से इनकार किया था। तो आयरन लेडी क्यों बोलते हैं इंदिरा गांधी फेलियर थी क्या? बोलिए इंदिरा गांधी बहुत अच्छी फेलियर बात बोली आपने, बोलिए बहुत इंदिरा अच्छी गांधी बात फेलियर बोली। Why was my prime minister मोहम्मद friend अफजल of साहब, Donald Trump मोहम्मद- for 10 years? मोहम्मद 10 अफजल साल तक आप, अब की बात ट्रम्प सरकार, हो गया? हाउडी मोदी, नमस्ते क्या ट्रम्प, हो गया? क्यों कर रहे थे आप? क्यों कर रहे थे आप? क्या कर रहे थे आप उस वक्त? आप गुमराह मोहम्मद किया अपने देश को गुमराह किया। पहले आप दिखाते हैं कि ट्रम्प से बढ़िया भारत का दोस्त कोई नहीं है। हिंदू धर्मगुरु ट्रम्प की फोटो लगा करके हवन कर रहे थे कि वो जीत हिंदू जाए। धर्मगुरु सोशल मीडिया पर है एक ये। सेकंड सोशल मीडिया पे है ये। एक सेकंड धर्मगुरु हवन कर रहे थे यहाँ पे। एक सेकंड ये हालत थी इस मुल्क की। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि ट्रम्प सबसे अच्छा मित्र है भारत का और नरेंद्र मोदी का। सर एक सेकंड, क्यों आपने नैरेटिव सर एक सेकंड, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आपने कहा कि ट्रम्प की इन चीजों पे आपने बोला, ट्रम्प ने तो बोला है कि पाकिस्तान इंडिया का 1000 साल का युद्ध है। ट्रम्प की सारी बातों को मानते हैं आप? मैं नहीं, मेरे प्राइम मिनिस्टर मानते थे। ईरान में हम लोग मेरे प्राइम मिनिस्टर मानते थे। हम इजराइल के साथ सारी बातें मानते हैं। मेरे प्राइम मिनिस्टर की कामना थी कि विवेक जी ट्रम्प आपके आए। बीच से नहीं बोला। विवेक जी मैंने आपकी बात विवेक जी सुनी। ऐसा है, बाकी दोनों चेहरा बस देखने आए क्या आप मैं लोगों सिर्फ का? इतना पूछना चाहता हूँ, मैं सिर्फ इतना इनको भी पूछना बोलने चाहता का हूँ। मौका मिलेगा ना। ट्रम्प की बात माननी है तो पूरी मानो। यही ट्रम्प ने 2019 में बोला कि मैं इंटरवीन करता हूँ कश्मीर में, I मोदी ने dislike बोला नो Trump. नीड फॉर इट। मोहम्मद अफजल साहब. 370 हटा दिया हमने। I don't like Trump. 370 हटा मोहम्मद dislike अफजल साहब, Trump. मोहम्मद अफजल साहब, मोहम्मद अफजल साहब, आप सबसे निवेदन है, हाँ। सभी से मेरा निवेदन है, माइक ऊपर गुजारिश कीजिए, है। माइक ऊपर कीजिए। हाँ, मेरी सबसे निवेदन है, गुजारिश है कि हम अपने देश की जो नीति है, अहिंसा परमो धर्मा, और हम जिस प्रकार से हमारे देश की नीति चली आ रही है, आज देखिए हमने ऑपरेशन सिंदूर के अंदर भी हमने साबित किया हाँ। कि हम किस प्रकार के लोग हैं, हमारी किस प्रकार की सोच है। हम चाहते, हमें इतना बढ़िया मौका मिला था कि हम पीओके वापस ले सकते थे, लेकिन हमने अहिंसा के ऊपर के नहीं, हमें अपनी नीति को बनाकर चलना है। हमने अपने नीति का, आज जिस प्रकार का माहौल है पूरे दुनिया के अंदर, आज हम तीसरे विश्व युद्ध के दहाने पे खड़े हैं। हम लोग क्यों नहीं सोचते इस बात को? हाँ। और इसमें अगर सबसे बढ़िया तो क्रिएटिव इजराइल गलत कर रहा है, हमला ना करे। हाँ? इजराइल गलत कर रहा है। इजराइल, देखिए मेरी बात सुनिए, इजराइल टॉपिक क्या है? मैं कह रहा हूँ, टॉपिक मैं बता रहा हूँ कि इस वक्त जो भी कर रहा है गलत कर रहा है। कौन? चाहे इजराइल भी कर रहा है, चाहे ईरान कर रहा है, सब गलत कर रहा है। अच्छा, मैं ये कहता हूँ इंसानियत और जो आतंकी हमला कर रहे हैं इंसानियत का वो, कत्ल हो रहा है। जो आतंकी हमले हो रहे हैं वो कैसे रुकेंगे फिर? मैं देखिए जो कत्ल जो उसने किया था, क्या नाम किसने? है, देखिए जो हमास ने किया था, हाँ। अक्टूबर में 2023 में जो हमास ने किया था वो गलत किया था। हाँ। वो गलत किया था, हम फिर उसके क्या खिलाफ करें हैं। उसको? हम उसके क्या खिलाफ करें? हैं। निंदा लेकिन- करके बैठ जाएं? हैं? निंदा करके बैठ जाएं? ना निंदा क्या की है, हम लोग हमारा देश खड़ा है, वो हमास के अरे हमारे देश को छोड़िए ना, इजराइल क्या करे फिर? नहीं, इजराइल को देखिए, इजराइल जो कर रहा है, इजराइल ने अपने काम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने जिससे उसको हमास को और उसको देखिए तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हाँ। कोई कसर छोड़ी, आप बताइए। लेकिन हम कहते हैं कि ये चीज ठीक नहीं है कि हम लोग भारतवासी हैं, हम अहिंसावासी हैं। हाँ। हम लोगों को आज जो है ना, आज की जो स्थिति है, हाँ। उसके हिसाब से हमारे को मीडिएटर बन के हम लोगों को सामने आना चाहिए, हमारे देश को सामने आना चाहिए, और कहीं ना कहीं हमें यूनाइटेड नेशन के अंदर जाकर हम लोगों को वो रोल किरदार अदा करना चाहिए जो विश्व गुरु जिसको कहते हैं। चलिए।